Now we have the Regulating Act, the very first act, Regulating Act of 1773. ठीक है जी. Now this Regulating Act of 1773, आइए आपको इसका बैकग्राउंड पता है, you know the background of this particular act, right? है ना? Background is clear, we know. Now let us look at this Regulating Act. इस Regulating Act का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी खासियत है, इस एक्ट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट? द सिग्निफिकेंस इज इट इज द फर्स्ट एक्ट मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द कंपनी, राइट? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक पहला कानून था. पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाना जरूरी है, नहीं तो वो तो अपने बराबर का बनते जा रहा है. ठीक है, उसका दिमाग मतलब हवा में उड़ रहा है वो कुछ ज्यादा. ठीक है, सो एनी हाउ वी नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो इट इज, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट. इट इज द फर्स्ट एक्ट passed by British Parliament, to exert control over the company. कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाने वाला ये पहला एक्ट है पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, इस एक्ट का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट कुछ होगा ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर आप देखेंगे इस एक्ट के सेंट्रल थीम, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन उद्देश्य क्या था इस पर्टिकुलर एक्ट का? सो द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज टू कंसोलिडेट द टेरिटरी, राइट? ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया. मतलब वो जो इंडिया में टेरिटरी है, लाइक फॉर एग्जांपल हम रिलायंस ने वो जो टेरिटरी रखा है, रिलायंस का दिमाग उछल रहा है, उसको लग रहा है मैं ही उस टेरिटरी का मालिक हूँ. तो अब इस एक्ट के थ्रू हम उसको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडिया की कंपनी है और वो टेरिटरी रिलायंस के अंडर में है, तो वो भी टेरिटरी इनडायरेक्टली इंडिया की ही टेरिटरी होगी. हम कभी भी चाहे तो आपसे वो टेरिटरी ले सकते हैं. ये शो करने का कोशिश इसी एक्ट के थ्रू किया गया, राइट? सो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, टू कंसोलिडेट टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी को कंसोलिडेट करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, दिस वाज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग. और इसी के थ्रू क्या और करना था? तो कंसोलिडेट करना था टेरिटरी एंड बाय एक्सर्टिंग कंट्रोल, या फिर आप बोलिए तो इसी के थ्रू हम यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि भाई वहाँ पर भी वो भी हमारे ही कंट्रोल में, इंडिया भी हमारे कंट्रोल में, वो भी हमारे ही कंट्रोल में. तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ एक स्टेप था, अ स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सेंट्रल थीम था इस एक्ट का, राइट? सो इज इट क्लियर व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट? नाउ what is the significance? This is the first act passed by the British Parliament to have exert the control over the company. और इसका थीम क्या है? The theme is to consolidate the territory of British India, British Indian territory, and a step towards centralization. Otherwise पावर डिसेंट्रलाइज हो रही है. इंडिया में मोदी जी, अंबानी वहाँ पर, मुकेश अंबानी समझ रहे हैं मैं वहाँ का मोदी मैं हूँ, तो ऐसा नहीं होगा. तुम कितना भी है वहाँ पर भी मोदी नहीं है, कम है. ठीक है, तो दिस बाय दिस वे देयर वाज अ स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन. वो भी मेरे ही कंट्रोल में, ये शो करने की कोशिश थी. अब सवाल आता है इस एक्ट में ऐसा क्या था? व्हाट ऑल आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट बाय विच दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड. ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या थे वो देख लीजिए. फीचर्स क्या थे? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? पहला, इस एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को देयर वाज पोजीशन, ये देखिए एक सेकेंड, जब ड्यूअल गवर्नमेंट 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसी टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने थे. फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ही इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ठीक है, यानी आप इमेजिन करिए कि वो जो टेरिटरी है जो रिलायंस के कंट्रोल में है, मुकेश अंबानी ने वो उस टेरिटरी के लिए एक सबसे हाईएस्ट पोजीशन बना दिया जिसका नाम होगा
गवर्नर ऑफ XYZ टेरिटरी और बना दिया अनंत अंबानी को उसका हेड, ठीक है, अपने बेटे को बना दिया। तो ऐसा ही पोजीशन है, कंपनी ने एक पोजीशन बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन बंगाल, बंगाल का सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाज दिस वन, ठीक है जी, राइट। अब सो द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल के पोजीशन को चेंज करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल, राइट। गवर्नर ऑफ बंगाल के पोजीशन को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, क्लियर। नाउ अच्छा, कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं जी, वो तो गवर्नर ऑफ बंगाल है फर्स्ट, ये हटाना पड़ेगा नहीं तो पैंट कैसे दिन फाड़ देगा। गवर्नर ऑफ बंगाल क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट बंदा जो है ये इसको इधर लिखता हूं, ये है फर्स्ट कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है जी। वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ अब ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इनके अंडर में कर दिया गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, राइट। ये तो फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास वो मेड, या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड सुपीरियर टू द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, या अदर वे आप लिख सकते हैं द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास वो मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास वो मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है जी। गवर्नर ऑफ बंगाल का सबॉर्डिनेट उसे बना दिया गया था। देखिए कैसा था, अब जैसे मैंने ये कहा ना कि वो रिलायंस का वो टेरिटरी, यही एग्जाम्पल के थ्रू पढ़िएगा तो थोड़ा शायद में भी और हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो वाला टेरिटरी जो रिलायंस के अंडर में था, उसमें आप 3 एरिया समझिए, एक ही टेरिटरी में 3 इलाका है, XYZ 3 एरिया, और मुकेश अंबानी ने क्या किया था, तो तीनों एरिया के लिए गवर्नर बनाया था, गवर्नर ऑफ X, गवर्नर ऑफ Y, गवर्नर ऑफ Z। अब इस एक्ट के थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नर ऑफ Z को गवर्नर जनरल ऑफ Z बना दिया और बोला कि अब तक तीनों एरिया के गवर्नर एक बराबर थे, लेकिन अब से वो जो X और Y वाले गवर्नर है वो Z के अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो दूसरे 2 इलाके के गवर्नर हुआ करते थे, दूसरे जो प्रेसिडेंसीज के, दैट इज बॉम्बे एंड मद्रास, उन लोगों के गवर्नर को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया, ठीक है। नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक 4 मेंबर की कमेटी बना दी गई। देखिए थर्ड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, राइट, इसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स लोग, 4 मेंबर्स लोगों का एक टीम रेडी किया, और इसी टीम को कहा जाता है गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यानी दिस पर्टिकुलर थिंग वाज क्रिएटेड, एस्टेब्लिश किया, इसको क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, ये वाला टॉपिक है ना ज़्यादातर पूरा फैक्चुअल है, इनफैक्ट इसके बाद वाला जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी फैक्चुअल है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है प्रियम्बल से, ठीक है। तो यही सब ये आपसे पूछता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड 4 मेंबर्स, इन लोगों को मिलाकर एक टीम रेडी किया, दैट इज कॉल्ड गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें टोटल 4 मेंबर लोग हैं, ठीक है। ये एक मेजर डेवलपमेंट। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल 1774, अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में की जाती है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इस सुप्रीम कोर्ट में 1+3 मेंबर्स थे। 1+3 मतलब 1 विल बी द चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है।
टोटल 4 मेंबर्स लोगों के साथ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप इन कलकत्ता इन द ईयर 1774 बाय दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ द सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑथराइज्ड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ इंडियंस, यूरोपियंस एंड ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो ये किससे रिलेटेड मैटर देखेगा? डील्स इन द मैटर ऑफ इंडियंस, इंडियंस से रिलेटेड मैटर, कोई भी यूरोपियंस का मैटर, एंड इवन दी कंपनी सर्वेंट्स, कंपनी में काम करने वाले जो भी सर्वेंट्स हैं, इवन उन लोगों से भी रिलेटेड कोई मैटर होगा तो इवन दिस मैटर विल बी लुक्ड आफ्टर बाय दिस कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका है, फिफ्थ पॉइंट यू कैन से इज ईस्ट इंडिया कंपनी was asked to inform the British government with respect to revenue, military and civil matter, ठीक है। So East India Company was asked to inform what? To inform British government with respect to revenue, civil and the other one is military affairs, in India, ठीक है जी, military affairs in India. So these are the key features of regulating act of 1773, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, 4 ऑप्शन हो जाए या फिर 4 ऑप्शन नहीं, अब एक ट्रेंड है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट अलग अलग कहीं का भी रहेगा, उसमें एक स्टेटमेंट होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेड टू द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल, राइट। ऐसे ही 3 और स्टेटमेंट रहेंगे और फिर ऑप्शन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 2 3 या फिर 2 3 4, कौन सा करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट उठाकर उन लोग दे देंगे टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है। Now Supreme Court in Bengal was authorized to look into the matter of which of the following subjects, फिर आएगा ओनली इंडियंस, ओनली यूरोपियंस, यूरोपियन इंडियंस एंड द कंपनी सर्वेंट्स, या फिर एक आएगा ओनली कंपनी सर्वेंट्स से रिलेटेड। तो इट इज ऑल दिस 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, इनसे रिलेटेड मैटर को वो देखेगा, ठीक है। देन देयर विल बी अ क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, विच एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो इट वॉज रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन से ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वही राइट और रॉन्ग के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट है, ठीक है जी। अब ये जो एक्ट बना, इस एक्ट को अगर हम एनालाइज करें कि इस एक्ट का क्या हालात है, analysis of this regulating act. So if you analyze this regulating act, it was seen that this regulating act, though provided for the exertion या फिर control of British government over the company, but this was just a partial या फिर सिर्फ ये एक superficial था, एक्चुअल में कोई कंट्रोल बना नहीं था, एक्चुअल में कंट्रोल बाद में बनना शुरू होगा। मतलब मोदी जी को लगा कि हमें कंट्रोल बनाना है, लेकिन अंबानी के साथ सेटिंग हो गया, अंबानी ने बोल दिया कि पब्लिक भले प्रेशर कर रहा है, आपको एक्चुअल में मत करना, तो फिर दिखावे का एक कानून ला दिया, एक्चुअल में कुछ एग्जर्ट कंट्रोल बना नहीं था, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, दिस एक्ट फेल्ड टू एग्जर्ट रियल कंट्रोल ओवर द कंपनी, ठीक है। एक्ट फेल्ड टू एग्जर्ट British government's real control over the company, first thing. Second,
यहाँ पर लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी बॉम्बे एंड मद्रास विल बी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन कैसे, आपको कायदा से बताना चाहिए इस कानून को बनाने में वो सुपीरियर होगा, इस डिसीजन को लेने में वो सुपीरियर होगा, इस तरीके से आपको क्लैरिफाई तो करना चाहिए। इस एक्ट में वो क्लैरिफिकेशन नहीं था। सो नो क्लियर कट सुपरविजन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल ओवर दी अदर प्रोविंस। ठीक है, तो इसमें ये भी नोटिस किया गया कि भले ही कहा जा रहा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी सुपीरियर, बट इट वॉज सीन दैट देयर इज नो क्लियर सुपरविजन of governor of Bengal over other province। ठीक है जी, अदर प्रोविंस मतलब बॉम्बे मद्रास, उसके ऊपर जो उसका कंट्रोल होगा वो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, एंड देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर, तब ये बनता है गवर्नर जनरल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, अब हो क्या रहा था, गवर्नर जनरल था ये भाई साहब, प्लस ये मैं स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बता देता हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाइए, प्लस 4 मेंबर्स, ये टीम को कहा जाता है गवर्नर जनरल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर इज द टीम जो मेजर डिसीजन लेगी। ये एक तरीके से सरकार यही था। ठीक है, अब सरकार में दिक्कत ये हो रहा है कि समझो कोई डिसीजन लेना है, इसने कहा ए, इन लोग में से 3 ने कहा बी, एक ने इसको फेवर किया ए करके, तो भी देखिए इसको अगर एक आदमी भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो भी मेजॉरिटी किसका है, एक गवर्नर जनरल और एक आदमी और आ गया, 2 ही, और यहाँ पर 3, मेजॉरिटी कौन है, उन लोगों का, तो उसी की चलती थी। मतलब गवर्नर जनरल को एक आदमी अगर सपोर्ट भी कर रहा है उसके डिसीजन पे, तो भी उसकी मेजॉरिटी नहीं होती थी, और इस वजह से होता क्या था, डिसीजन अल्टीमेटली कुछ लिया ही नहीं जा पा रहा था, नो डिसीजन, एंड देयर वाज ऑलवेज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, I mean of this governor general, and governor general could not override the decision। ठीक है, सो यहाँ पर पूरा फ्लक्चुएशन की वजह से पैरालिसिस हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता है, पॉलिसी यहाँ पर डिसीजन कोई लिया ही नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो दिस इज अगेन द मेजर प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इसीलिए बाद में उन लोग इसका नंबर चेंज कर देंगे। देखिए, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दी ऐसा लिख दीजिए, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इवन डिस्पाइट हैविंग 1 मेंबर्स सपोर्ट, डिस्पाइट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इवन डिस्पाइट हैविंग 1 मेंबर्स सपोर्ट in the executive council could not, कॉमा करके, could not obtain majority right। Governor General, he also could not override the decision of the council. He also could not override the decision of the council. ठीक है, so these are the analysis of this particular act of 1773। ठीक है, तो 1773 के एक्ट को जब आप देखेंगे तो you will see that कि ये जो एक्ट है हमारा 1773 का, ये एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड में क्रिएट हुआ। ये सारे बैकग्राउंड्स थे, इस बैकग्राउंड को ओवरराइड करने के लिए, टू ओवरकम दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज क्रिएटेड। एक्ट का थीम क्या है वो हमने देखा, इसके फीचर्स देखे, लेकिन इस फीचर्स के बावजूद भी देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम दैट इमर्ज्ड। एंड प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नर जनरल का वो जो पावर था, वो पावर क्लियर कट तरीके से मेंशन नहीं है, एग्जर्ट वो नहीं कर रहा है प्रेशर, वो सारा चीज़। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम समझने की कोशिश कर रहा था इस एक्ट को, राइट, तो उस समय मैंने इसी तरीके से एक एग्जांपल, क्योंकि जब तक आप ब्रिटेन और इंडिया करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा घचपच लगेगा। इंडिया एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ सम अदर टेरिटरी, देन द थिंग विल बी क्लियर, तब आप उसको ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही समझ जाइए रिलायंस कंपनी, नया नया कंपनी बनी है, द न्यू वेरी फर्स्ट कंपनी। वो आई गवर्नमेंट के पास, बोले कि हमें ट्रेड करने जाना है एक एरिया में, राइट। उस एरिया का नाम है XYZ, नेम ऑफ द टेरिटरी इज XYZ। गवर्नमेंट के पास आई और कहा कि मुझे आप परमिशन दो, ग्रांट अस द परमिशन सो दैट वी कैन गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड वी विल डू अ ट्रेड, वी विल बाय सम प्रोडक्ट, वी विल ब्रिंग इट हियर, सेल हियर एंड सिमिलरली विल take some product from here, we will sell it there. By this way we can make the profit and accordingly we will pay you the tax. ठीक है, this is the proposal by Reliance company to the government, right? So government को obviously tax आने वाला है तो वो तो परमिशन देगा, तो बोल दिया ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं, we grant you permission, go there, do a trade, right? ये परमिशन लेकर ईस्ट इंडिया मतलब वो जो रिलायंस कंपनी है, इट वेंट टू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। टेरिटरी का नाम क्या है? XYZ, दैट इज द नेम ऑफ दैट टेरिटरी। द मोमेंट दिस कंपनी दैट वेंट दैट टू डू अ ट्रेड, तो ट्रेड करने के लिए वहाँ पर भी मालूम पड़ा कुछ कबीले के राजा लोग हैं, कबीले वाला मतलब छोटा मोटा है, ठीक है। अब उन लोगों का अपना ही तानाशाही चल रहा है, वो सब भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई कि वो कबीले वाले को हटा देते हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके से मर्डर करवा देते हैं, उड़वा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर दिस टेरिटरी बिकॉज दैट टेरिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ रिसोर्स बहुत है। सो नाउ दिस कंपनी रिलायंस कंपनी व्हाट दे विल बी डूइंग कि वहाँ पर गया, सी इंडिया को मोदी जी को उड़ा नहीं सकता, मोदी जी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो मोदी जी को कुछ नहीं करेगा, वो सोच रहा है कुछ XYZ वाला जो कबीले वाला है उसको गायब कर देता हूँ, वो टेरिटरी अपने कब्जे में रख लेता हूँ। अब वो टेरिटरी अपने कब्जे में रख लिया और कब्जे में रख के अब वहाँ से माल लाओ, यहाँ बेचो, ये वो सब चीज़ चल रहा है। लेकिन इसी बीच में क्या नोटिस हुआ, अच्छा, और रिलायंस ने जैसे वो एरिया अपने कंट्रोल में किया तो वहाँ पर आपको एक व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा, एक सिस्टम रेडी करना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, XYZ टेरिटरी को 3 हिस्से में बांट दिया, एक पार्ट है X, एक पार्ट है Y, एक पार्ट है Z, और तीनों के लिए एक एक हेड बना दिया, ब्रांच हेड जैसा, और उसी ब्रांच हेड को कहा जाएगा गवर्नर ऑफ X, गवर्नर ऑफ Y, गवर्नर ऑफ Z, ठीक है। और मोदी अंबानी जी वहाँ से पैसा कमा रहे हैं ज़बरदस्त, अपना पैसा छुपा छुपा के रखे जा रहा है, और मोदी जी को बोल रहा है पैसा तो हो ही रहा नहीं है, क्या करेंगे, टैक्स कहाँ से भरूंगा, ऐसा ऐसा करके रोना शुरू कर दिया। और मोदी जी ने अपने गुप्त सूत्रों के थ्रू ये भी पता लगाया कि वो उछल रहा है, मतलब अपने आप को मोदी समझ रहा है, वहाँ का मोदी समझ रहा है। अब ये चीज़ मोदी जी को हजम होएगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं। देन व्हाट ही विल डू, ही विल मेक श्योर कि किसी भी तरीके से उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा, मेक हिम रियलाइज कि यू आर नॉट मोदी, वी आर द बॉस, राइट। तो अब करने के लिए इन लोग क्या करेंगे, अच्छा इसी बीच में मोदी जी सोच रहे थे इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, मुकेश अंबानी कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, वहाँ पर पूरा एरिया अपने कंट्रोल में रखा है, हाउ विल आई विल कंट्रोल दैट एरिया। इसी बीच में मुकेश अंबानी आ गए एक दिन गाड़ी लेकर, मोदी जी थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, लोन अगर मिल जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता। अब जैसे मुकेश अंबानी अगर मजबूर बन के आया है तो ये अब अपना कंडीशन तो डालना शुरू कर ही देगा। तो ये बोला कि ठीक है भाई लोन दूंगा, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू भाई वहाँ पर जो आपके 3 गवर्नर है, गवर्नर ऑफ XYZ, उसमें से एक एरिया Z का आदमी है ना, उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। वो गवर्नर नहीं रहेगा, वो गवर्नर जनरल हो जाएगा, और X और Y वाले उसके कंट्रोल में रहेंगे, उसके अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो अंबानी ने बोला कि ठीक है चलेगा, ये भी करने के लिए आई एम रेडी, ठीक है। और वो जो गवर्नर जनरल ऑफ Z बनाया वो हम बताएंगे कि कौन आदमी बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग को मैं भेजूंगा वहाँ पर। तो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ Z बना दिया और X और Y के उसके कंट्रोल में अंदर रख दिया। अब क्योंकि X और Y Z के अंडर में है, राइट, तो अब Z का काम थोड़ा बढ़ गया ना, X और Y भी तो उसके अंडर में आ गए। तो कहा गया कि वो वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ Z है, एक काम करो उसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर और भेज देते हैं, और उसकी एक टीम होगी, उसको कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दिस इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच इज गोइंग टू कंट्रोल द इंटायर टेरिटरी XYZ, द होल टेरिटरी, ठीक है। गवर्नर ऑफ X भी है, गवर्नर ऑफ Y भी है, लेकिन Z वाला तो सबसे ज़्यादा ऊपर हो गया, तो उसकी एक टीम बन जाएगी, ये बना दिया। और प्लस कहा कि इन लोग वहाँ जाकर बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, काम करो वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट भी बना देते हैं और अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो सारे एरिया को रेगुलेट भी करेगा, वहाँ का कोई भी डिसीजन होगा वो देखेगा। मतलब कैन यू सी, इनडायरेक्ट तरीके से मोदी जी उस एरिया के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अंबानी मानेगा क्योंकि भाई पैसा चाहिए, लोन चाहिए तो मानना पड़ेगा, तो वो मान लिया। अब ये तो कंट्रोल हुआ, लेकिन ये एक्ट लागू करने के बाद में एनालाइज किया गया कि मोदी जी ने कंट्रोल सही तरीके से बनाया या नहीं बनाया। तो पता चला कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ Z को सुपीरियर बनाया है और X और Y को इन्फीरियर बनाया है, लेकिन किस टर्म्स में, वो टर्म्स क्लियर नहीं किया।
आपको हर एक प्रोविजन की कौन सा डिसीजन लेने में सुपीरियर, कौन सा डिसीजन नहीं लेगा, वो सारा क्लैरिटी नहीं था। तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी। Of course, the Governor General of Bengal is the superior to the Governor of Bombay and Madras, but यहाँ पर क्लैरिटी की कमी थी, राइट। सेकेंड चीज़, जो वो गवर्नर जनरल ऑफ जेड के साथ जो 4 और मेंबर दे दिया, अब उसी में आपस में कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी नहीं बन रही है। वॉरेन हेस्टिंग बोल रहा है मैं ये काम करूंगा, वो 3 ने कुछ और बोल दिया, इसके साथ मेजॉरिटी ने काम ही नहीं, घचपच हो रहा था। तो यहाँ पर भी वही घचपच नोटिस हुआ, ठीक है। तो एक्ट लागू होने के बाद में एनालाइज किया तो मोदी जी को लगा कुछ कुछ गड़बड़ है, अब इसको सुधारना पड़ेगा। तो इसी को सुधारेंगे अगले एक्ट में 1784, ठीक है जी।